वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है सहदेव सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण 17 अक्टूबर। आज है 17 अक्टूबर। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं दैनिक जागरण का एक सीरीज। मतलब आप सभी जानते हैं कि पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, चाहे कोई भी हो, हिंदी अंग्रेजी जो भी हो, उससे हमें बहुत सारे नॉलेज गेन होता है और साथ ही साथ हमारे वोकैब, हिंदी वोकैब, इंग्लिश वोकैब जो भी हो हमारा स्ट्रांग होता है। क्योंकि गाइस जब हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर तो उसमें तमाम देश दुनिया के खबरों के साथ हमें रूबरू होना पड़ता है, रूबरू होते हैं हम। तो हम देश दुनिया की खबर तक हमारे रीच हमारी पहुंच जाती है। वैसे तो दुनिया भर के यूट्यूब चैनल में आजकल न्यूज़पेपर के एनालिसिस रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पर्सनली लगता है कि आपको हमें जरूर पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर। इसी थॉट को लेकर मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ दैनिक जागरण का। जो हम वे उन खबरों को कवर करेंगे जो कि हमारे पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंस रहेंगे। तो उन उन अननेसेसरी खबरों को कवर नहीं करेंगे। जैसे कि बता दें कि जैसे कि आप ये न्यूज हो गया, आबकारी घोटाला में क्या हुआ, ये हमारे इलाहाबाद कोर्ट में क्या हुआ, ये सब जानकारी आप पढ़ सकते हैं खुद भी, लेकिन हम वे इम्पोर्टेंट न्यूज को पढ़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये सुप्रीम कोर्ट से महिला को 26 सप्ताह के गर्भ गिराने की नहीं मिली इजाजत। तो ये जो है हमारे सोशल इश्यूज हैं, जिसमें महिलाओं को और गरीब तबका या फिर किसी कमजोर वर्ग से संबंधित कोई भी मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एक लेडीज है जिसको 6 सप्ताह का बच्चा, उसका जो है विवाह नहीं हुआ, उसने याचिका एक पिटीशन दायर करी थी कि मुझे जो है इजाजत दी जाए, क्योंकि गर्भपात को एक कानून के तहत जुर्म है, एक अपराध है। तो आइए देखते हैं क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दलील में। सुप्रीम कोर्ट ने 26 सप्ताह की गर्भवती विवाहिता महिला गर्भपात की इजाजत देने से इनकार कर दिया। कहा एम्स के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक गर्भस्थ भ्रूण में कोई विकृति या असामान्यता नहीं है, वह ठीक है और ऐसे में कोर्ट कानून से परे नहीं जा सकता। 24 सप्ताह के बाद गर्भपात की इजाजत तभी दी जा सकती है जब भ्रूण में विसंतति या गर्भवती महिला की जान को खतरा हो। महिला का प्रसव तय समय में एम्स में होगा। अगर बच्चा गोद लेना चाहेंगे तो सरकार इसमें मदद करेगी। सोमवार को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने एम्स के मेडिकल बोर्ड की गर्भस्थ भ्रूण और महिला की स्थिति के बारे में दाखिल रिपोर्ट देखने के बाद यह आदेश दिया। पिछली सुनवाई पर ने गर्भस्थ शिशु के पेट ठीक होने और जीवित जन्म लेने की संभावनाओं की रिपोर्ट को देखते हुए कहा था कि बच्चे को मारने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा था कि उसके सामने अजन्मे बच्चे के अधिकार और महिला के निर्णय लेने की स्वायत्तता का मामला है, जिसके बीच संतुलन बनाना होगा। महिला ने शीर्ष अदालत ने दाखिल की थी याचिका। 27 वर्षीय महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर 26 सप्ताह के गर्भ को गिराना गर्भपात की इजाजत मांगी थी। उसका तर्क था कि पिछले वर्ष दूसरे बच्चे को जन्म देने के बाद अक्टूबर से वह अवसादग्रस्त है और साल भर से उसका इलाज चल रहा है। वह शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से बच्चे को जन्म देने की स्थिति में नहीं है। उसके 2 बच्चे पहले से हैं और वह उनकी भी देखभाल नहीं कर पाती है। तो सुप्रीम कोर्ट में उस महिला ने अपनी याचिका दायर पेश की थी। उसमें कहा था कि वह जो है 2 साल से अवसादग्रस्त है एक बच्चे को जन्म देने के बाद, और उसके 2 बच्चे ऑलरेडी हैं जिसको वह ठीक से देखभाल नहीं कर पाती है। तो अभी जो 26 सप्ताह का जो बच्चा है उसको गिराने की इजाजत मांगी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक नियम है कि अगर कोई महिला शारीरिक या मानसिक रूप से विकृति है, या बच्चे में कोई दिक्कत है, या फिर बच्चा विसंगति है, या गर्भवती
बच्चे को जन्म लेने के बाद खतरा है या फिर महिला को जन्म देने के बाद उसकी जान को खतरा है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी बच्चा जो है किसी भी कोई भी महिला जो है गर्भपात कर सकती है, ऐसा कानून कहता है। लेकिन दोनों अगर सही हैं तब के केस में गर्भपात करना एक अपराध है। माता पिता बच्चे को गोद देना चाहे तो सरकार मदद कर सकती है। एम्स की रिपोर्ट के हिसाब से कहा गया है कि भ्रूण सामान्य या सामान्य है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट गर्भवती को इजाजत नहीं देता। 24 सप्ताह बाद गर्भपात की मंजूरी तभी होगी जब भ्रूण विसंगति हो या गर्भपात। तो ये सामान्य जानकारी है, एक इम्पोर्टेंस न्यूज है किसी भी लेडीज के लिए जो कि आदेश मांगती है गर्भपात करने का। पहाड़ों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में वर्षा से गिरा तापमान। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में बारिश के कारण न्यूनतम तापमान से गिरा। समलैंगिक शादी की मान्यता पर इसको सुप्रीम कोर्ट समलैंगिकता का एक हमारा सामाजिक, अब इसमें भी एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल न्यूज हो जाता है। मुफ्त चुनावी वादे पर आगे निकलने की पार्टियों में एक होड़ मच गई है। हर पार्टी अलग अलग वादे किए जा रही है कि हम ये शुल्क माफ कर देंगे। कोई गैस बोल रहा है, कोई बिजली बोल रहे, कोई घर बोल रहा है, तो कोई और सुविधा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के बीच चुनावी रेवड़ियों से लेकर मुफ्त वादे करने की होड़ मच गई है। पार्टियां सरकार खजाने की परवाह किए बिना अव्यवहारिक वादे करने से भी गुरेज नहीं रही है। तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी भारत राष्ट्र समिति बीआरएस ने बीआरएस का चुनाव घोषणा पत्र इसका नतीजा ताजा उदाहरण है। 400 रुपए में गैस सिलेंडर, महिलाओं, बुजुर्ग एवं युवाओं को हर महीने नगद राशि देने से लेकर राज्य के सभी नागरिकों को 5 लाख की मुफ्त बीमा देने जैसी घोषणाएं। जस्ट सेकंड गाइस। तो पार्टियां अपनी मुफ्त चुनावी वादे पर आगे निकलने के होड़ मची हुई है। हर पार्टी में, जैसे बीआरएस पार्टी भारतीय राष्ट्र समिति ने अनाउंस किया है कि 400 रुपए में गैस सिलेंडर, महिलाओं, बुजुर्गों को हर महीने नगद राशि और राज्य के सभी नागरिकों को 5 लाख का मुफ्त बीमा देने की घोषणा कर दी है। और तेलंगाना और मध्य प्रदेश के लुभावने वादियों के जरिए पहले ही सियासी गर्मी बढ़ा चुकी है। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारें भी इस होड़ में पीछे नहीं है। चुनावी रेवड़ियों पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिखाए तेवरों व चुनाव आयोग की नसीहत का 5 राज्यों में चुनाव के असर होता नहीं दिख रहा है। बीआरएस घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में लुभावने वादों का सबसे बड़ा पिटारा खोल दिया है। तेलंगाना में कांग्रेस के 500 रुपए में गैस सिलेंडर, महिलाओं को 2500 रुपए प्रति महीने नगद और मुफ्त बस यात्रा से लेकर किसानों व खेत मजदूरों को 15 और 12,000 रुपए प्रति एकड़ सालाना देने जैसे अपनी सभी चुनावी वारंटी के ऐलान से डोलती अपनी सत्ता को बचाने के लिए केसीआर के मुफ्त वादों की नई किस्त का दांव चला है। अब कांग्रेस गरीब लड़कियों की शादी का एक तोला सोना, छात्रों को मुफ्त इंटरनेट देने जैसी योजनाओं का अपने घोषणा पत्र में शामिल करने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त व 200 यूनिट हाफ 500 रुपए के रसोई सिलेंडर और महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीना, छात्रों से लेकर कामगारों तक सबके लिए कुछ न कुछ वादे किए। साथ ही किसानों के कर्ज माफ करने और पुराने पेंशन स्कीम बहाल करने जैसे वादे कर दिए। भाजपा का शिवराज सरकार ने लाडली बहन योजना की 1500 रुपए राशि दोगुनी कर हर माह 3000 रुपए महिलाओं को देना शुरू कर दिया है। गैस सिलेंडर 400 रुपए देने और छात्रों को, युवाओं को भत्ते, मुफ्त लैपटॉप, स्कूटर देने जैसे शिवराज वादे कर रहे हैं। गाइस कि ऐसे में करेंटली हमें देखें तो
फायदे नजर आते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म से अगर देखें तो वो पैसे हमें जो है हमारे गवर्नमेंट फंड से ही दिए जाते हैं। वे खुद का अपने फंड से नहीं देते पैसे। इसमें लॉन्ग टर्म में क्या रिस्क हो सकता है, क्या नुकसान होगा कि हमारे गवर्नमेंट जो है जॉब क्रिएट नहीं कर पाएंगी, कोई वैकेंसी लॉन्च नहीं कर पाएंगी, जो वैकेंसी की रिक्वायरमेंट रहेगी उसको फिल नहीं कर पाएंगी, वे डेप्थ में चली जाएंगी। तो इससे हमारे जो है गवर्नमेंट को मतलब डायरेक्टली हमारे पब्लिक को नुकसान होती है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा तो लोन नहीं दे पाएगी। लोन नहीं देगी तो इंडस्ट्री या फिर किसी भी एमएसएमई सेक्टर जॉब क्रिएट नहीं कर पाएगा, अपना इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर पाएगी। तो उससे कहीं ना कहीं कीमतों में इंक्रीज होगा और फिर जॉब क्रिएशन नहीं हो पाएगा। तो इससे बेरोजगारी और बढ़ेगी और बेरोजगारी के साथ जो है जो महंगाई, बेरोजगारी महंगाई में और वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है। और इधर आप देखें तो ये न्यूज हर साल न्यूज में रहता है, दिल्ली में प्रदूषण, फर्जी प्रमाण पत्र, सिसोदिया ने वकील, राजधानी, ये सब तो चल ही रहे हैं। हमें चाहिए कि इम्पोर्टेंट न्यूज, हाँ इम्पोर्टेंट न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सोशल जस्टिस जो हमारा सिलेबस है हमारा जो, तो उसको सोशल जस्टिस में समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता मांग पर मंगलवार को फैसला सुनाएगी। तो आज है सुनवाई करने के बाद 11 मई को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में 20 याचिकाएं हैं जिनमें से समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता, अगर कोई समलैंगिक सपोज करिए कि किसी थर्ड जेंडर ने किसी थर्ड जेंडर से विवाह किया तो उसको कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, या फिर किसी मेल का मेल से विवाह जो है ये कानूनी मान्यता नहीं माना जाता, या ओमेन से ओमेन का विवाह। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, एस. रविंद्र भट्ट, हेमा कोहली व पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने मामले पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित कर लिया था। याचिका में विशेष विवाह अधिनियम व अन्य कानूनों को भेदभाव बताते हुए चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा था कि क्या सरकार समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए बगैर उन्हें सामाजिक कल्याण का लाभ देने को तैयार है, क्या उन्हें कुछ सामाजिक अधिकार दिए जा सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल ने सरकार से निर्देश लेकर कोर्ट को बतलाया था कि समलैंगिक जोड़ों की व्यवहारिक दिक्कतें दूर करने और उन्हें कुछ लाभ देने के उपाय पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। मेहता ने कहा था कि इस मामले में एक से ज्यादा मंत्रालय के समन्वय की आवश्यकता होगी, इसलिए केंद्र सरकार कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग का विरोध किया था। केंद्र सरकार ने कहा था कि भारत की परंपरागत विधायी नीति में परंपरागत पुरुष और परंपरागत महिला को मान्यता दी गई है। सभी भारतीय कानूनों में पुरुष और महिला को परंपरागत समझ में परिभाषित किया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि जब इस पर पहली बार बहस हो रही थी तो इसे पहले संसद या राज्य विधानसभा में नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब इन चीजों को लेकर किसी तरह का कलंक नहीं जुड़ा है। संसद ने इनके अधिकारों, पसंद, निजता एवं स्वायत्तता को स्वीकार किया है। केंद्र ने कहा था कि यहाँ पर सीमित सवाल यह है कि क्या सामाजिक संस्था की तरह शादी के अधिकार की मांग न्यायिक आदेश के जरिए की जा सकती है। केंद्र का कहना था कि इस मामले का प्रभाव
कोई अन्य कानूनों पर पड़ेगा जिसके लिए समाज में और विभिन्न राज्य विधानसभाओं में भी चर्चा की आवश्यकता होगी। तो आर्टिकल 21 के तहत जो है मनपसंद अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। तो इसमें एक अपना अधिकार उसमें है, लेकिन समलैंगिक विवाह, अगर पुरुष का पुरुष से विवाह, इसको कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, जबकि महिला और पुरुष के विवाह को जो है कानूनी मान्यता प्राप्त है। अब आगे जो है इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि कल हो सकता है कि इसके जस्टिस आए। केंद्र की स्थिति के बाद IIPS निर्देश का निलंबन। साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी मिशन गगनयान जो है रेडी है। 21 अक्टूबर को पहली परीक्षण उड़ान लॉन्च करेगा इसरो। गगनयान क्या है? भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी अनुसंधान सोमवार को कहा कि गगनयान मिशन के तहत 21 अक्टूबर को परीक्षण उड़ान लॉन्च करेगा। टेस्ट व्हीकल अबार्ट मिशन, ये पूछा जा सकता है। अबार्ट मिशन 1 TVD-1 के साथ क्रू एस्केप सिस्टम का इन फ्लाइट अबार्ट टेस्ट किया जाएगा। इसका उद्देश्य गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। परीक्षण के दौरान मॉड्यूल को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। इसके साथ इसे पृथ्वी पर वापस लाकर बंगाल की खाड़ी में उतारा जाएगा। गगनयान मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों के दल को 400 किलोमीटर के अंतरिक्ष में अंतरिक्ष में ले जाएगा। या गगनयान जो है अबार्ट मिशन 1 TVD-1 क्रू एस्केप सिस्टम का इन फ्लाइट अबार्ट टेस्ट किया जा रहा है। अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करेगा। इसरो ने एक्स मतलब जो ट्विटर था उसका नाम एक्स पर पोस्ट किया। मिशन गगनयान TVD-1 परीक्षण उड़ान 21 अक्टूबर 2023 को सुबह 7 से 9 बजे के बीच SDASC-NSHR श्रीहरिकोटा से निर्धारित है। पहले श्री प्रमुख को सोमनाथ ने शनिवार को कहा था कि पहला परीक्षण उड़ान के बाद हमने 3 और परीक्षण मिशनों D2, D3, D4 की योजना बनाई है। तो गगनयान जो है गगन में जाने, अंतरिक्ष में जाने के लिए रेडी है, जिसको 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाया जाएगा 3 सवारियों के साथ। ये व्हीकल है, इसके साथ ले जाया जाएगा। इधर और कुछ इम्पोर्टेंस न्यूज नजर नहीं आ रही है जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस हो। चीन सीमा से 100 किलोमीटर के दायरे आने वाले गांवों का सर्वे। हर मोर्चे पर धोखा देने में माहिर चीन। एडिटोरियल भी उतना खास नहीं है। हाँ, खेल को लेकर एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे है।
तो देखते हैं, खेलों के प्रति हमारे समाज का नजरिया तेजी से बदल रहा है, जिसके सुखद परिणाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी हाल ही में आयोजित एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रचकर दुनिया को यह बता दिया कि भारत सिर्फ क्रिकेट में, शतरंज में नहीं, बल्कि यहाँ के अन्य खेलों को लेकर भी जज्बा है। एशियाई खेलों में 107 पदक जीतने के साथ खिलाड़ियों ने समाज में बैठी उस धारणा को भी बदल दिया है कि खेलोगे, कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। एक बहुत प्रचलित जो प्रचलन है, एक स्टेटमेंट दिया जाता है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। अब यह नजरिया बदलने को है, बदलती नजर आ रही है। अब स्थितियां बदल गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर यह कहते हैं कि खेलोगे तो खिलोगे। इसी को मूल मंत्र बनाकर हमारे देश के खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं। अब देश के भीतर एक नई खेल संस्कृति विकसित हो रही है। चीन के हांगझो में आयोजित 19वें शिखर एशियाई खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर देश का मान बढ़ाया। इससे पहले 2010 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 101 पदक जीते थे, जबकि 2018 में इंडोनेशिया में हुए एशियाई खेलों में 70 पदक जीते थे। एशियाई खेलों में 72 साल के इतिहास में भारत ने पहली बार पदक तालिका में शतक के आंकड़े को छुआ है, जिसका श्रेय टॉम्स यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम को जाता है। वर्तमान केंद्र सरकार भारत को खेलों की बड़ी शक्ति बनाने का दूरगामी विजन लेकर काम कर रही है, जिसके मद्देनजर उसने टॉम्स की शुरुआत की है। इसके माध्यम से भारतीय एथलीटों को बड़े पैमाने पर मदद मिलनी शुरू हुई। सुदूर अंचलों तक खेल संस्कृति पहुंची और प्रतिभाशाली युवा अपनी खेल प्रतिभा से देश का नाम रोशन कर सके। इसके लिए जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं की तलाश के लिए देश भर में सैकड़ों खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए गए हैं। खेलो इंडिया और खेल महाकुंभ जैसे आयोजन युवाओं को खेल के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का अवसर दे रहे हैं और आज परिणाम हम सभी के सामने है। अब सिर्फ 2-4 खिलाड़ियों पर फोकस नहीं, अपितु दूर दराज के क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें निखारने का प्रयास किया जा रहा है। खेल के क्षेत्र में हमेशा पुरुषों का वर्चस्व रहा, लेकिन यह परिपाटी भी अब महिला खिलाड़ियों ने तोड़ दी है। कबड्डी का खेल हो या फिर भाला फेंक, लंबी दौड़, टेनिस, टेबल टेनिस या तीरंदाजी, सभी खेलों में महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। अन्नू रानी और पारुल चौधरी ने संघर्ष की कहानी बयां करती है कि खेल के प्रति जुनून हो तो मंजिल मिल ही जाती है। एशियाई खेलों में बेहतर प्रदर्शन से आगामी साल में फ्रांस में होने वाले ओलंपिक खेल में भारत के लिए उम्मीद के नए द्वार खुले हैं। तो खेल खेल एक ऐसा सेक्टर है जो कि काफी ज्यादा रोजगार क्रिएट कर सकता है और फिर काफी ज्यादा युवाओं को जो बेरोजगारी का सैलाब है उसको उस खाई को पाट सकता है, क्योंकि खेल में बहुत सारे स्कोप हैं जिसको खेल करके खेल में अवसर युवाओं को अवसर देकर जो है उस बेरोजगारी के रेट को कम किया जा सकता है और युवाओं की प्रतिभा को देश दुनिया तक ले जाया जा सकता है। तो खेल को और भी जमीनी लेवल तक पहुंच जो संस्था है, इंस्टीट्यूट है, उसको और भी जमीनी लेवल तक पहुंचने की आसान है, उसको पहुंचने की आवश्यकता है। तो आप समझ सकते होंगे कि भारत को रोजगार के नजरिए से कितना अहम इम्पोर्टेंस है खेल का। तो आई होप गाइस कि मेरा ये इनिशिएटिव आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि आपको यह सेशन कैसा लगा। नेक्स्ट सेशन में और सुधार के साथ आ सके इसके लिए कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।